एक बार सभी बच्चों को सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, अब सुप्रभात। देखिए, चलिए एक तो हमने आपको कल बताया था, आप नोट कर लीजिए, अपना कॉपी पेंसिल आप लिए ही होंगे। मीरा की कविता, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है तो अभी हम आगे आपको कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि आज के बाद क्लास भी नहीं होगी हमारी। यदि आप लोग बाद में पढ़ सको, मानी शाम के टाइम पढ़ सको, और घर से मैं पढ़ाऊंगी, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, एक पाठ ये गलता लोहा जो आपका पाठ्यक्रम होगा, ये जो पाठ्यक्रम अभी के पेपर के लिए है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जितना भी है उतना आप बहुत अच्छे से बच्चों तैयार करना, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, कि ये सारे नंबर आपके एनुअल में जुड़ेंगे। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो मीरा की कविता दोनों, और ये गलता लोहा, ये जो पढ़ा रहे हैं, ये वाली कहानी एक पाठ हो गया, ये दो कविताएं हो गई। इसके अलावा मैंने जनसंचार संबंधी कुछ मटेरियल हेडिंग हेडिंग टाइप का भेजा हुआ है, सबको मिला है, गूगल क्लासरूम में भेजा है। यस जवाब दो मैम। हाँ, तो वो सारा मटेरियल आप तैयार करिए। उसमें एक चीज और बची है, वो मैं आज यस भेज मैम। दूंगी। तो वो जन संचार संबंधी जो फिलहाल अभी मैंने भेजा है, वो सब चीजें आप अपने पास सुरक्षित करके मैंने लिख लेना, उनको कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद करो। तो जब कॉपी में लिखोगे तो आपको आधी चीजें तो लिखते समय याद हो जाएंगी। और इसके अलावा क्या करना है आपको, अपठित गद्य और पद्य, तो ये तो अभी ऐसी कोई तैयार करने की चीज नहीं है, वो तो आपके बेसिक नॉलेज पर आधारित होगी कहीं न कहीं, और उसको पढ़ करके आपको ध्यान से उत्तर देना होगा। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि अपने नाम, क्लास वगैरह ये आप बहुत अच्छे से, क्योंकि इस बार जो है पेपर का थोड़ा सा रूप बदला हुआ होगा, तो आप जितनी भी चीजें हैं अपना नाम और क्लास सेक्शन सब सुरक्षित रखिए। चलिए, आप बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारी कहानी नहीं हो पाएगी। तो हम एक बार फिर से जोड़ देते हैं कि गलता लोहा जो कहानी है, कल हमने इसका शीर्षक बताया था कि शीर्षक की सार्थकता क्या है। जिस तरह से लोहे को गर्म करके और तभी उसको गलाया और आकार दिया जा सकता है, उसी तरह से परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप से मतलब कि वो हमें दिखाई नहीं देता, परोक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन में भी है कितने संघर्ष आते हैं, और उन संघर्षों को सहते सहते, उनका सामना करते करते व्यक्ति भी निखर जाता है। माने ये कहा जाता है कि जितना जीवन संघर्षी होगा है, उतना ही व्यक्ति कुशल जाएगा। जितनी वो परिस्थितियों से लड़ाई लड़ेगा उतना ही वो कुशल होता जाएगा। अब कहानी का हम कहानी को जोड़ देते हैं कि कल जो इस कहानी का नायक है मोहन, वो हंसिया लेकर के खेतों की तरफ चला था, और उनके पिताजी जो बूढ़े हो चुके हैं वंशीधर ने, इस आशा के साथ कि मेरा बेटा शायद मेरी बात को समझे, वंशीधर पंडिताई का काम करते थे, और वंशीधर ने सोचा कि हमारा बच्चा हमें को सहारा देगा। तो उन्होंने कहा कि रुद्री पाठ करना है, लेकिन अब मेरे बलबूते का ये सब नहीं है। तो वो चाहते थे कि मोहन उनके रुद्री पाठ को कर दे। अब वो शिथिल हो रहे हैं और वो इतना सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोहन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और वो चल देता है वहां से। उसके हंसिया, उसके पास जो झाड़ियां काटने के लिए हंसिया था, वो देखता है कि मोथरा हो गया है, कुंद हो गया है, इसलिए अपने बचपन के दोस्त धनराम लोहार के पास उसमें सान रखाने के लिए चला जाता है, उसको पैना करवाने के लिए चला जाता है। वहीं पर दोनों दोस्त आपस में अपने पुराने दिनों में लौट जाते हैं, स्कूल के दिनों में लौट जाते हैं, और वो अपने अपने मास्टरों को याद करते हैं, स्कूल के दिन याद करते हैं। यह से कहानी हमने कल छोड़ी थी। जब मोहन धनराम के पास पहुंचता है तो धनराम क्या कर रहा होता है, वो तो उस लोहार था, वो पढ़ लिख तो पाया नहीं ज्यादा,
तो लोहारी का काम कर रहा था, धोकनी से अपने धोकनी फूंक रहा था और भट्टी में लोहा गर्म कर रहा था। तो वहीं पर मोहन जो है एक कनस्तर पर बैठ जाता है और उसकी कारीगरी को देखता है। और बात करते हैं उनके जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे। सबसे पहले मास्टर त्रिलोक सिंह का जिक्र आया है कि मोहन ने पूछा कि अब तो त्रिलोक मास्टर साहब होंगे, मैंने गुजर ही गए होंगे, मैंने बहुत समय हो गया है। तो धनराम ने बताया कि हाँ साहब, वो तो गुजर गए। भैया क्या, लला बोलते हैं गांव की भाषा में, उसने लला मने उनसे छोटा था मोहन, इसलिए बड़े प्यार से लला शब्द बोला कि अभी पिछले साल ही वो चल बसे हैं। लेकिन क्या बताऊं, मुझे तो उनके आखिरी दिन तक, मानी जब तक वो जिंदा रहे, मुझे उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों हंस देते हैं। हंसने के बाद फिर किसी बीती हुई दुनिया में वो लौट जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का, अच्छा हाँ बच्चों एक बात बता दे, कभी कभी नेट चला जाता है, हम बोलते रहते हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं देता। मैसेज देखने का समय नहीं होता है, मैसेज तो बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक ना जाए तो आप मुझे बोल देना, मतलब तो सुनाई दे जाएगा, तो मैं फिर और कुछ कहीं दूसरी जगह जाकर बैठती हूँ। ठीक है ना बच्चों, सुनाई दिया? हेलो? यस मैम। हाँ बच्चे, कोई एक बच्चा जवाब दे दिया करे फटाफट, तो मुझे समझ आता है कि आप सुन रहे हो, नहीं तो मैं ऐसे ही चिल्लाती रहूंगी और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा और मेरा भी चिल्लाना बेकार हो जाएगा। चलिए, अब दोनों हंस दिए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींच कर त्रिलोक की चहारदीवारी में उतरते हैं। चहारदीवारी का मतलब बाउंड्री। तो जब ये अब वो बात करते, वर्णन करते कि हमारे मास्टर साहब कैसे थे, और अगर देर भी हो जाए ना तो आज उठना नहीं तुम, भले ही दूसरे टीचर आपको बोलते रहे, बोलते रहने देना थोड़ी देर। गोपाल सिंह, वो जो त्रिलोक मास्टर जी थे, वो गोपाल सिंह जब आते थे स्कूल में तो सबसे पहले गोपाल की दुकान पे जाते थे, वहां से वो वहां पे हुक्का पीते थे और हुक्का पीने के बाद वो स्कूल में आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों के टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया माने मुहावरा है। तो ये त्रिलोक सिंह मास्टर का जैसे ही विद्यालय में प्रवेश होता है, उससे पहले बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचा रहे, माने ऊधम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मास्टर त्रिलोक सिंह आ गए तो एकदम सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि सब उनसे बहुत डरते थे। तो वो कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये मास्टर साहब पूछते बच्चों से कि तुम इतनी धमा चौकड़ी मचाए, हो गई कि नहीं, प्रार्थना हो गई कि नहीं हो गई? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। संवेद माने बहुत सारे लोग जब एक साथ गाते हैं तो वो संवेद स्वर कहा जाता है। तो जब प्रार्थना विद्यालय में होती है तो जैसे हम तुम सभी इकट्ठे मिलकर के गाते हैं, तो वो स्वर संवेद स्वर कहा जाता है। तो अगर हम लोगों ने प्रार्थना की होती तब तो उन्हें सुनाई दी होती। फिर त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर कड़कदार आवाज में बोलते हैं, मोहन नहीं आया आज। क्यों? मोहन उनका चहेता शिष्य था। मोहन कौन? अपनी कहानी का जो नायक है। पूछते मोहन नहीं आया आज, तो मोहन उनका चहेता शिष्य था। चहेता शिष्य माने जिसको वो बहुत अधिक प्यार करते थे। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़ था। वो मोहन जो था वो पंडित घराने का बच्चा था, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था ही, लेकिन वो गाता भी बहुत अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। कुछ मॉनिटर और गांव में जो छोटे छोटे स्कूल होते थे उसमें पूरे स्कूल का ही एक मॉनिटर बना। जैसे अपने यहाँ हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, तो एक तरह से वो मॉनिटर ही तो हुआ। तो ऐसे ही मोहन को पूरे विद्यालय का एक मॉनिटर बना दिया। वही सुबह सुबह क्या करता कि यही प्रार्थना होती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये वाली प्रार्थना उस विद्यालय में हुआ करती थी और मोहन ही सबसे पहले आकर के उस प्रार्थना को शुरू कराता था। इसलिए उन्होंने देखा कि मोहन दिखा नहीं,
क्या बात है, प्रार्थना हुई कि नहीं हुई। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। क्या उम्मीद, हर बच्चे की बुद्धि को लेकर के, उसकी उसकी कुशलता को लेकर, उसकी प्रतिभा को लेकर के सभी शिक्षकों के मन में अपने अपने बच्चों के प्रति उम्मीदें जागती हैं। जैसे कोई बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा हो तो मुझे लगेगा कि ये बच्चा हिंदी में आगे बढ़ सकता है। कोई बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो मास्टर होते हैं उनको लगेगा कि ये बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। तो बच्चों की प्रतिभा के आधार पर लोगों की या जो टीचर्स होते हैं उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत प्यार करते थे और उन्हें लगता था कि मोहन ही पूरे स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जो बहुत आगे तक जाएगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता है। जैसे उन्होंने विद्यालय में कोई सवाल पूछा और वो सवाल जब आया तो अंत में मोहन से पूछा जाता था। वो त्रिलोक सिंह मास्टर मोहन से पूछते, चलो मोहन ठीक ठीक उत्तर दे दो। अब जब मोहन उन्हें उत्तर दे देता तो वो बड़े खुश हो जाते और फिर वो क्या करते त्रिलोक जी कि मोहन से कहते कि फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डालते कि जितने बालकों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाया, उन सारे बच्चों को अब तुम दंड दोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? मोहन सबसे बाद में उत्तर देता, पहले शिक्षक दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछते, जब कोई उत्तर नहीं देता तो कहते चलो मोहन भाई का उत्तर। मोहन अच्छा बच्चा था, मोहन बता देता था। जब मोहन बता दे तो त्रिलोक सिंह मोहन को बोलते हैं कि चलो अब जितने भी बच्चों ने नहीं बता पाया है सबको तुम दंड दो। अब दंड क्या होता था कि पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। ये त्रिलोक सिंह मोहन को आदेश देते कि बच्चे का कान पकड़ो और इसे उठक बैठक लगवाओ। फिर धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मैंने अपने बराबर के साथी मोहन से कई बार बैत भी खाए थे और कान भी खिंचवाए थे। और कभी त्रिलोक सिंह मास्टर मोहन को कहते कि चलो कहते, और वो कभी कहते हैं कि चलो इसको उठक बैठक लगवाओ, कान खींचो इसके। तो अब जब शिक्षक कोई आदेश देता है तो बच्चा चाहे या ना चाहे उसको करना पड़ता है। अब की पढ़ाई में, अब के बच्चों के और शिक्षक के स्नेह में और तब में थोड़ा सा अंतर था। अब उस समय तो जो मास्टर कह दे तो बच्चे के लिए वो ब्रह्म वाक्य के समान था कि हमारे मास्टर साहब ने कहा है हम तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। अब अगर अपना दोस्त ही क्यों न दंडित करना पड़े तो मोहन को कई बार इसी धनराम जिसके पास आज वो बैठा हुआ है, इसी धनराम को कई बार उन्होंने उठक बैठक लगवाई थी। धनराम के कान कितने बार धनराम ने डंडे भी खाए थे, मोहन ने मारा था। जबकि वो उसका दोस्त था, मोहन मारना नहीं चाहता था, लेकिन त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर वो उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ता था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। थोड़ी बहुत ईर्ष्या, मानी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जलन होती थी कि मोहन इतना अच्छा बच्चा क्यों है, ये इतना अच्छा कैसे पढ़ाई कर लेता है, नहीं इसके जैसा बन सकता, अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा ले वो मोहन को बहुत प्यार करता था। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ बोल। अभी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें आवाज नहीं हो। चलिए, चला ही गया। हाँ बच्चों, हम तो आपके मैसेज देखने लग गए थे ना। हाँ बेटा, क्या हुआ फिर? धनराम फिर भी मोहन को बहुत प्यार करता था और प्यार करने का एक जो
कारण था वो ये था कि मोहन जो था वो शिल्पकार टोले से आता था, माने वो एक लोहार था, और मोहन जो था वो ब्राह्मण लड़का था। इसलिए धनराम को लगता था कि ये तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को एक समय था कि बहुत श्रद्धा की निगाह से देखा जाता था, और इसलिए श्रद्धा की निगाह से देखते थे, इसलिए सब लोग उनका आदर करते थे। तो धनराम भी अपने दोस्त का आदर करता था। एक तो वो होशियार था इसलिए भी आदर हो रहा है, और दूसरी बात ये कि वो उसका दोस्त है तो भी। बीच बीच में हाँ, जातिगत हीनता का मतलब यही जातिगत हीनता है कि मैं जाति में छोटा हूं और धनराम मोहन जो है वो जाति में बड़ा है। तो कभी भी धनराम ने मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। प्रतिद्वंदी न मानने, प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि आमने सामने की जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मोहन का अधिकार ही समझता था। वो समझता था कि अगर मोहन मुझे किसी प्रकार का दंड देता है तो ये मोहन को अधिकार है, इसलिए वो देता है। फिर बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और त्रिलोक सिंह मास्टर जब भी बोलते तो बोलते कि मोहन देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो जब मोहन बड़ा आदमी बनेगा तो धनराम सोचता कि यही बनेगा, मैं तो बन ही नहीं पाऊंगा। तो फिर वो बेचारा जो कुछ भी ईर्ष्या थोड़ी बहुत होती थी वो भी उसकी दूर हो जाती थी। और धनराम क्या करता था, दूसरे गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। धनराम ज्यादा नहीं पढ़ पाया, केवल 3 क्लास तक ही पढ़ पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। त्रिलोक सिंह मास्टर तो बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, कभी कभार ही देखते। एक दिन क्या हुआ कि अचानक त्रिलोक सिंह मास्टर ने उस धनराम से पूछा, धनुआ, प्यार से बोलते थे धनुआ, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो। मास्टर धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा कि जरा धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना दे, क्योंकि त्रिलोक सिंह कौन थे, गणित के अध्यापक थे। तो अब 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा तो उसके लिए पहाड़ बन गया। अब उसने सुनाना शुरू किया, 13 एकम 13। अब आप सब ये याद करते हैं, कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और पहले जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ा करते थे वो ऐसे ही बोलते थे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो अब ये 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। अब सटाक एक संटी उसको, जैसे उसने कहा 13 दूनी 24, अब उसको बोलना थे 26, जब उसे याद ही नहीं तो गलत बोल रहा है वो। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई, इतनी जोर से लगाई कि वो डंडी ही टूट गई। संटी का मतलब होता है ये सड़क के किनारे या नदी बम्बे के किनारे कुछ हरे हरे बड़े बड़े झाड़ ऐसे उगे रहते हैं, उससे हरी डंडी तोड़ के लाओ। सूखी डंडी एक बार कम लगती है, लेकिन जो हरी डंडी होती है वो उसे मारने से ना बिल्कुल कहो खाल भी उधड़ जाए, इतनी तेज लगती है। वो हरी डंडी से पिटाई करते थे, उसको संटी बोलते हैं। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। नाले के पास संटियां लगी रहती हैं। अब देखना, जिसको पिटना था धनराम को ही पिटना था, और धनराम ही जाकर के नाले के पास से संटी तोड़ के लाता है, ये उसको पता था। फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। ये मास्टर त्रिलोक सिंह ने आदेश को धनराम को, एक संटी तो उसको पड़ी गई, अब संटी टूट गई तो उन्होंने कहा चलो दूसरी संटी लेकर आओ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। त्रिलोक सिंह मास्टर जिसको भी सजा देते थे, उस सजा के लिए उपकरण जो भी होता था, हथियार जो भी होता था, उस हथियार को वही बच्चा भी उपलब्ध कराता था।
अब मान लीजिए कि धनराम को कहा गया कि धनराम, उसे पता था धनराम को कि मैं ही पीटूंगा, और उसी से कहा गया कि जाओ संटी तोड़ के लाओ। तो वो संटी भी कैसे तोड़ रहा है, बहुत अच्छी मजबूत संटी तोड़ रहा है। क्यों? पता भी है कि मैं इसी संटी से मैं पीटा जाऊंगा। इसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी संटी ढूंढता है कि कहीं ऐसा मास्टर जी हमसे नाराज हो जाएं कि तुम अच्छी संटी नहीं लेकर आए हो। इसलिए वो मजबूत सी संटी तोड़कर लाया। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने के बाद भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो। घोटा लगाना मैंने बार बार उसको याद करना। धनराम बेचारे ने पूरे दिन उस पहाड़े को याद किया, लेकिन उसको पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी माने तीसरे, जैसे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यहाँ तक आते आते वो फिर से लड़खड़ा गया। फिर से उसको याद नहीं हुआ। पूरे दिन बेचारे ने याद किया लेकिन फिर भी याद नहीं हुआ। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जवान की चाबुक लगाई। जवान की चाबुक लगाना ये भी मुहावरा है। इसका मतलब है कि मतलब ऐसे शब्द बोलना, ऐसा बोलना कि जो दूसरे के मन को एकदम चुभ जाए। कि क्या कहा उन्होंने, एक बार मार लो, पिटाई कर लो, शायद वो कम होती है, लेकिन कई बार जब कोई कुछ बात बोल देता है तो जीवन के अंतिम क्षण तक वो शायद लगी रहती है। बोले तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। किसके दिमाग में? धनराम के दिमाग में। इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा? और मतलब तू तो लोहार है ना। जैसे एक तरह से उसकी जाति पर प्रहार किया कि तू तो लोहार है, लोहे के साथ ही सारा दिन काम करता है, तेरे दिमाग में भी लगता है कि लोहा भर गया है, और विद्या रूपी ताप इसे कभी भी नहीं पिघला सकेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियां माने वो हंसिए वगैरह, जिनसे फसल में जो खरपतवार जो उगाता है उसको काटते हैं, झाड़ियां काटने के लिए, निकाल कर उन्होंने धनराम को दी और कहा कि चलो इन पे धार लगा के लेकर आओ। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की थी नहीं। धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही हुआ था, मैंने छोटा बच्चा ही था। तभी पिता ने देखा कि ये मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर पा रहा है, और उन्होंने कहा कि चलो भाई इस काम पर बैठ जाओ, ये लोहारी का काम करो। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाना, यही वो विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। अब दूसरे मास्टर साहब का जिक्र आया। एक त्रिलोक सिंह थे, अब दूसरे गंगाराम जी आए। गंगाराम जी क्या करते थे कि वो खुद ही बच्चों को मारने डांटने के लिए जो भी हथियार का प्रयोग करते थे, वो किसी बच्चे को नहीं देते थे, वो खुद ही उसका चुनाव करते थे। और जरा सी गलती अगर होती तो क्या करते, वो छड़ी से मारते, बेत से मार देते, या कुर्सी का हत्था जो भी उनके हाथ में आ जाए, मतलब है उसी से वो अपना प्रसाद दे देते, अर्थात बच्चे को इतना मारते थे। फिर एक दिन गंगाराम चल बसे। गंगाराम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। है गंगाराम जी ने ही तो दरातियां दी थी कि जाओ इन पे धार लगा के लाओ, धार लगा के दे दी, और उसके बाद उसके पिता ने उसको ये लोहे का काम करने का ही प्रशिक्षण देना शुरू किया। छोटे से ही धनराम पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ और लोहारी का काम करने लगे, उसी में कुशल हो गया। अब प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। मोहन बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, तो उसको छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप मिली।
त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे का मतलब होता है जो पूर्वजों से जो काम होता चला आ रहा है, उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधे से मतलब ये था कि जो उनके परिवार के लोग, पूर्वज लोग पंडिताई का काम करते आ रहे थे, उससे उन्हें निराशा हो रही थी, क्योंकि उनके पेट पालन के लिए भी इतना वो नहीं कमा पाते थे। इसलिए वो भी चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा तो हमारे भी दिन गरीबी के दूर हो जाएंगे। दान दक्षिणा के बूते पर वो किसी तरह माने अपना तो जीवन बंशीधर ने काट लिया, लेकिन अब वो चाहते थे कि मोहन मेरा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, तभी हमारा घर आगे तरक्की कर पाएगा। मोहन पढ़ लिख कर दारिद्र माने गरीबी को मिटा देगा, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भी सब कुछ नहीं होता, मन से कुछ नहीं होता। हम सपने तो बहुत बड़े बड़े सजा सकते हैं, लेकिन उन सपनों को जब तक हम साकार होते नहीं देख लें तब तक उन सपनों का कोई मतलब नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई और फिर बरसात का मौसम और रास्ते में नदी पड़ती थी, इतनी समस्याएं थी। तो मोहन की आगे की पढ़ाई में बड़े सारे व्यवधान आने लगे। लेकिन वंशीधर तो एक गांव का व्यक्ति, देखो एक पिता कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिर भी अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा ही दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर आता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। चूंकि ये जो उनके मोहन के जो पिता थे वो पंडित जी थे, और आप देखा होगा तुमने कि पंडित लोग जो होते हैं उन्हें बहुत सारी कहानियां पता रहती हैं, पौराणिक कहानियां, पुराणों की कहानियां। तो जो शिक्षा, स्कूली शिक्षा तो वो स्कूल में लेता था मोहन। इसके अलावा जब वो शाम को थका मादा घर आता तो पिता उसे विद्या व्यसनी का मतलब है जिसको व्यसन माने एक आदत, प्रवृत्ति, जिसको पढ़ने की प्रवृत्ति लग गई हो, ऐसे बालकों की वो कहानियां सुनाया करता वंशीधर अपने बेटे मोहन को और उत्साहित करता कि देखो पढ़ाई सब कुछ है। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। एक यजमान कौन होते हैं? जिनके यहाँ ये पंडित लोग पूजा करने जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि बरसात के दिनों में ये मेरा बच्चा नदी पार करने में दिक्कत होती है, नहीं मतलब कभी नदी उफान पर होती है, बाढ़ आ जाए को। तो उन्होंने क्या किया कि पास के गांव में उनके एक यजमान थे और उन यजमान के घर में उन्होंने मोहन को रख दिया कि मेरा बच्चा अब आजकल अभी यहीं से पढ़ेगा और पढ़ने के बाद फिर मतलब जैसे बरसात खत्म हो जाएगी तो मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो पाए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बच्चों ये पैरा समझ आ गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। एक दिन जब मोहन अपने घर वापस आ रहा था शाम को, तो क्या हुआ, अचानक से पानी बरसा और पानी बरसने पर क्या हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया। तो जो घसियारे थे, जो घास काटते थे, वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह भी, माने उस दिन जान जोखिम में थी, वो लोग बह सकते थे, लेकिन किसी प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की और वो इस पार आ गए।
उस दिन से वंशीधर इतने घबरा गए कि पता नहीं मेरा बच्चा इतनी मुश्किलों से पढ़ाई करने के लिए वहां जाता, मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, यहाँ पढ़ाई के आसपास कोई साधन नहीं है। तभी क्या क्या होता है कि लखनऊ शहर से एक रमेश नाम का व्यक्ति उन दिन आता है। उस गांव में वो किसी का रिश्तेदार था, बिरादरी माने भाई बंधु के एक संपन्न परिवार का युवक था रमेश, और वो रमेश लखनऊ में रहता था। उन दिनों छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो जब गांव में आते हैं लोग बहुत दिनों से, तो आस पड़ोस मिलते ही है, सब लोगों से राम जुहार होती है। तो वो जो रमेश था वो मोहन के पिता वंशीधर से मिलने के लिए आता है। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन के विषय में बताया और अपनी आशाएं बताई, और ये भी बताया कि मोहन मेरा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन क्या करे, यहाँ तो पढ़ने की कोई ही नहीं है। रमेश ने सारी बातें सुनी और बड़े प्यार से उनको समझाया, उनको हमदर्दी दिखाई कि आप बिल्कुल चिंता न करें और मोहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मोहन को पढ़ाऊंगा। और मोहन को उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लखनऊ ले जाऊंगा और वहां इसकी बहुत अच्छी शिक्षा कराऊंगा, और मोहन देखना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जहां घर में हम 4 लोग रहते हैं वहां एक 5वां और आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बस बच्चे को भेज दीजिए। बच्चों, मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुक रही हूँ। आप कोई बच्चा अपना माइक खोल करके जरा बताए कि आपको कहानी समझ में आ रही है। कौन बोलना चाहता है? दीपिका? यस मैम। हाँ, कौन बोला? देवांश? आप लोगों को कहानी समझ आ रही बच्चों? ये अब क्या हो रहा है कि मोहन की पढ़ाई के इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है और पिता चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके कुछ बने। और रमेश जो उनके गांव में उनके भाई बंद थे, लखनऊ रहते थे, रमेश वहां आते हैं और वो वादा करते हैं मोहन के पिताजी से कि मोहन की पढ़ाई, अब आगे की पढ़ाई मैं कराऊंगा। तो बंशीधर हैं, उन्हें हो जाते हैं, उन्हें लगा कि मेरा बच्चा अब लखनऊ शहर में पढ़ेगा और गांव से इस समस्या से इनको मुक्ति मिल जाएगी, मेरा अब पढ़ लिख करके अब कुछ बनकर ही आएगा। इतने वो खुश हुए कि उन्होंने तुरंत जो है अपने बच्चे को लखनऊ उनके साथ भेज दिया। अब यही बच्चों, मैं इसलिए यहाँ रुकी थी कि एक कहानी का वो भाग था जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोहन के स्कूली पढ़ाई का और क्या क्या उसमें व्यवधान आए, क्या क्या रुकावटें आई, जो वो आगे पढ़ने में वहां असमर्थ हो रहा था, लेकिन उसको एक आशा का जो दीपक दिखाया वो रमेश ने दिखाया, और रमेश ने कहा कि मैं इस बच्चे को ले जाकर पढ़ाऊंगा। तो एक तो ग्रामीण परिवेश में जो स्कूली पढ़ाई थी वो पढ़ी मोहन ने, और अब मोहन भी बड़ा खुश था कि मैं शहर में पढ़ाई करूंगा। अब शहर में जाकर के वो किस प्रकार से पढ़ाई करता है, वो क्या बन के वहां से वापस आएगा अपने गांव, इसका वर्णन इस वाले खंड में किया गया है। और एक प्रश्न आएगा बच्चों कि मोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, कहाँ से, तो और उस अध्याय का क्या परिणाम होता है, तो वो उस वाले प्रश्न का उत्तर आपको इस वाले खंड में मिलेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, उन्हें लगा कि ये रमेश क्या है, ये तो ईश्वर बन के मेरे घर में आया है आज। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वो इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, माने आप हमारे भाई बंधु हैं, शायद इसीलिए आप सोचा तो, और इतना कहते कहते खुशी के आंसू उनकी आंखों में भर आते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश जब जाता है तो अपने माँ बाप, अपनी गांव की दुनिया को से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ पहुंच जाता है। अभी मोहन ने कभी गांव तो शहर तो देखा नहीं था। अब
उसे शहरी जीवन के दर्शन हो रहे थे पहली बार। वो लखनऊ आया था, किसी शहर में आया था। अब यहीं से मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। घर की दोनों महिलाएं जो वो थे, रमेश जो थे, उनके घर में दो महिलाएं थी। अब जो भी हो, चाहे उनकी माँ होगी, पत्नी होगी, या उनकी पत्नी और बहन होगी, माँ और पत्नी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था। तो रमेश की जो दुल्हन होगी उसको भाभी कहता होगा, और रमेश की जो माँ होगी उसको चाची कहता होगा। तो मोहन ने क्या किया, घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। देखिए बच्चे, किस तरह से लोग दूसरों को धोखा देते हैं। अभी तक मोहन के जो पिताजी थे वो कितने खुश थे, कितने सपने थोड़ी सी देर में उन्होंने देख लिए थे कि रमेश तो हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं और ये मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे। आजकल कौन किसी के बच्चे को पढ़ाता है। और खुशी खुशी उन्होंने अपने बच्चे मोहन को भेज दिया। जब मोहन रमेश के घर पहुंचा तो उनके घर में दो और महिलाएं थी। तो रमेश मोहन को काम बता दिया जाता, चलो मोहन ये काम करो, चलो मोहन वो काम करो। तो वो हाँ चाची, हाँ भाभी, हाँ चाची, हाँ भाभी करते करते जो भी चाची कहती, जो भी भाभी कहती, वो सारा काम करने लग गया, घर का काम। अब इतना ही नहीं, बल्कि मोहल्ले पड़ोस की औरतों ने भी मोहन से काम कराने शुरू कर दिए। अब मोहल्ले पड़ोस की औरतें क्या बोलती, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। तो कोई दूसरी औरत बोलती, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया। फिर कोई कहती कि मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। अब मोहन आया किस लिए था, पढ़ाई करने के लिए आया था, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला होना था, वो इसलिए आया था। लेकिन यहाँ तो वास्तव में रमेश क्या है, उसको एक घर के लिए नौकर के रूप में उसको ले गया था। लेकिन कितना बड़ा धोखा, और कितना मतलब एक पिता की आशाओं पर पानी फेरने वाली बात थी। तो ये आज के समाज में ऐसे भी लोग हैं। औसत दफ्तरी बड़े बाबू के हैसियत वाले, औसत माने कोई बहुत बड़े नहीं थे, ना कोई उच्च कोटि के वो मतलब दफ्तर माने कार्यालय में रमेश जी एक औसत दर्जे के यानी मीडियम हैसियत वाले बाबू थे। रमेश को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। घर में तो क्या कह रहे थे, गांव में तो कि ये हम इसको ले जाएंगे, ये हमारा ही भाई है, ये है वो है। लेकिन जब रमेश मोहन को अपने घर में ले आया, अब कोई पूछता कि ये मोहन कौन है, तो कभी भी रमेश ने उसको ये नहीं बताया कि ये भी हमारे भाई बंधु हैं, मतलब मेरा भाई जैसा है। ये कहने में भी उनकी हैसियत चली जा रही थी, है उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। उनके जो उनका स्टेटस था वो उनका कम होता नजर आ रहा था। और उसको घरेलू नौकर कह के वो सबको उसका परिचय देते थे कि मोहन ये तो हमारा नौकर है। और उसके पिता को क्या बोलकर आए थे कि हम इसको पढ़ाएंगे। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। अब मोहन को पता चलने लगा, क्योंकि मोहन तो भोला भाला बच्चा था और उसे भी बड़ी खुशी थी कि मुझे भी रमेश के रूप में कोई व्यक्ति मिला है जो मैं पढ़ लिख जाऊंगा। तो लेकिन होता क्या है, थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने एक पास के स्कूल में, साधारण से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन बेचारा वो नए वातावरण और दिन के काम के बोझ के कारण गांव का मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। सारा दिन तो वह नौकर का काम करता था घर में। और अब वो जहाँ पे मोहन 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 पूरे स्कूल में उसका नाम था, वो मोहन अब कहीं शहर के स्कूल में खो गया था। उसकी जिंदगी लीक उसका और स्कूल चले जाना बिना मन के। अब उसका पढ़ाई में भी कोई मन नहीं लगता था। फिर
उसका जीवन एक बंधी बनाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव में जाने वाला होता, वरना छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही गुजार देना पड़ता था। ये बच्चे एकदम जाने क्यों लग गए इतने सारे? मैम क्लास का टाइम हो गया फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की क्या बजे बेटा? 12 बजे बेटा, 12:10 से होती है, 12:10 के बाद। क्यों बच्चे? चलिए अच्छा 2 मिनट रुको, मैं इस पार्ट वैसे खत्म ही हो रही है कहानी, मैं इसको समेट देती हूँ। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसको नहीं पढ़ती हूँ। इतनी देर रुके रहो जो बच्चे रुके हुए हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि वो बच्चा वहां बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है, और जब बाद में पता चलता है, ये मोहन कभी अपने पिता को ये भी नहीं बताता, इस डर से कि मेरे पिता को कितना अधिक दुख होगा कि मतलब मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन उसके वो तो एक नौकर बन करके रह गया है। मेरे पिता के सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहता? मोहन वापस अपने गांव आ जाता है और उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती। जो मोहन बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बन सकता था, उस मोहन को समय से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली पढ़ाई की, इसलिए वो बेचारा होनहार बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, और आगे नहीं पढ़ पाया और न वो अपने पिता के सपने साकार कर पाया। तो यही सारी बातें होती हैं। तो जब वो अब कहानी वापस वहीं पे पहुंचती है जहां धनराम के पास मोहन वो हंसिए लेकर के बैठा हुआ था। तो मोहन देख रहा था बड़े ध्यान, ये बातें थी वो जीवन की जो गुजरा हुआ समय था, वो मोहन याद कर रहा था कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है। और देखो ये धनराम जो था, इसने पहले से पढ़ाई छोड़ दी थी, इसको कुछ आता नहीं था, लेकिन ये कितना अच्छा लोहारी का तो काम करता है, मैंने तो कुछ भी नहीं सीख पाया। और इस तरह से वो मन में बड़ा दुखी होता है, लेकिन वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि धनराम किस तरह से काम कर रहा है। तो धनराम एक गोल छल्ला बना रहा था लोहे का, लेकिन धनराम से वो उतना अच्छा गोल हो नहीं पा रहा था, जितनी फिनिशिंग वो देना चाहता था वो उतनी नहीं दे पा रहा था। तो एकदम अचानक क्या होता है, मोहन को पता नहीं कुछ एक स्ट्राइक करता है और मोहन झट से उठता है और धनराम को हटा करके वो काम करने लगता है, धनराम वाला लोहारी वाला काम। और वो इतना सुंदर वो छल्ला मोहन तैयार कर देता है जो जिसका काम था वो नहीं कर पाता है। और उसी काम को मोहन ध्यान से देखता रहता है और वो छल्ला बना देता है। धनराम भी उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। तो मतलब ये जैसे ना आजकल की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दें। तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का मतलब जैसे अगर कोई बच्चा कुछ ना पढ़ाई कर पाए तो क्या हो, कम से कम वो कुछ ऐसा काम सीख जाए जिससे वो अपने जीवन, अपने परिवार का और अपना पेट पाल सके। अब ये जितनी भी कहानी बच्चों रह गई है, जो मैंने एक एक लाइन नहीं पढ़ाई है, मेरी आदत में है, मैं वैसे ही पढ़ाती हूँ, करूँ क्या। तो उसको एक बार पढ़ लेना, कहानी आपकी पूरी मैंने समझा। इसके प्रश्न उत्तर देख लेना आप, और ये पाठ तैयार कर लो, 2 वो कविताएं जो मीराबाई की पढ़ाई वो तैयार कर लो, जनसंचार तैयार कर लो, बस बहुत ज्यादा इतने में ही सेट करते हैं। अब अगर आप जाना चाहें तो जाएं, और अगर पूछना चाहें तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैम जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। हाँ, यही कहा गया है इस बार। तो आपको पूरा पाठ देखिए बेटा, एमसीक्यू में होता क्या है कि मतलब अभी तो इतने ज्यादा पाठ ही नहीं है। अगर बहुत बड़ा सिलेबस होता है तो उसमें ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए पूरी कविता या पूरा पाठ आपको पढ़ना होता है, तैयार करना होता है, क्योंकि एमसीक्यू कोई पाठ में पीछे अभ्यास में तो दिए नहीं रहते हैं, वो तो बीच बीच में ऐसे हम लोग बनाते हैं ढूंढ ढूंढ करके कि कौन सा प्रश्न
उपयोगी हो सकता है और इसको हम एमसीक्यू के रूप में दे सकते हैं। तो 11th क्लास तो मुझे लग रहा है एमसीक्यू में तो करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस इस पार्ट को बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है कभी आपको समझाने से आया हो, ना समझ आया हो। अगर आप कहें तो मैं कोई वीडियो ढूंढकर और इसका भेज देती हूँ। और अगर आपको वीडियो देखने में सुविधा हो तो मैं इसका कोई वीडियो भी भेज देती हूँ, पीपीटी वाला। मैम फीचर कैसे लिखना है? हाँ बेटा, मैम फीचर आलेख फीचर और आलेख। हाँ देखो, फीचर और आलेख बेटा कुछ नहीं होता है। जैसे अभी आपने लॉकडाउन के विषय में लिखा था, क्या लिखा था मैंने अभी? मेरा लक्ष्य लिखा था आपने पिछले वाले पेपर में। आपने मेरा लक्ष्य करके एक आर्टिकल लिखा था। यस मैम। तो नाम अलग अलग हो गए हैं। आलेख हम बता देते हैं। हाँ, एक आलेख भी दिया जा सकता है, फीचर भी दिया जा सकता है। तो आलेख को आप कैसे लिखेंगे? निबंध में हेडिंग होती है, जैसे प्रस्तावना की हेडिंग होती है और उसमें उपसंहार की हेडिंग होती है और विषय वस्तु होती है। लेकिन आलेख में इस तरह की कोई हेडिंग नहीं होती, बस केवल मेन हेडिंग होती है, आलेख लेखन, और उसका टॉपिक होता है। फिर उस टॉपिक पे मतलब आलेख एक हेडिंग होती है, आलेख लेखन, और उसके बाद उसका टॉपिक लिख सकते हैं। टॉपिक लिखने के बाद एक पैराग्राफ उससे संबंधित जो भी आपके मन में आते हैं गद्य में लिखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं आप, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो भी आपको उससे संबंधित मटेरियल मालूम है वो आप लिखते जाइए। तो ये करीब आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है। अब फीचर में होता क्या है कि उसमें मनोरंजक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, आलेख में एक भाषा होती है जो बड़ी परिमार्जित होती है। उसको हम देखते हैं कि हम बहुत जैसे उच्च तबके की भाषा हो, साफ सुथरी हो, क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई हो, और पढ़े लिखों की लगे की भाषा है, तो उसमें भाषा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और फीचर लेखन में क्या होता है, इसमें भी कुछ खास नहीं डालते हैं, बस वही डालते हैं। मेन हेडिंग लिखेंगे, फीचर का जो भी आपको हेडिंग मिला है, जो भी, जैसे मान लीजिए बाल श्रम एक हेडिंग दिया है, फीचर लिखिए, बाल श्रम पर एक फीचर लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फीचर लेखन, और फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रकरण बाल श्रम, और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे अपनी भाषा में। आप ये देखिए, जो भी आप इधर उधर से देख के जो नकल करके लिखते वो नहीं लिखिए, आप अपनी भाषा के शब्द लिखिए, वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। फिर उसमें क्या लिखेंगे कि फीचर की भाषा जो होती है वो बड़ी मनोरंजक होती है। जैसे ना एक साहित्यिक भाषा होती है, परिमार्जित भाषा होती है, और एक मन को बड़ी अच्छे लगने वाली। जैसे आप लोग मैसेज में कुछ टाइप करते हैं तो ऐसे ऐसे मैसेज टाइप करते हैं कि लोगों को बड़ा एकदम खुश हो जाए मन पढ़ करके, देख करके। तो इस तरह मनोरंजनात्मक भाषा का प्रयोग फीचर में मुख्य रूप से होता है। और कुछ नहीं, ये भी एक आर्टिकल है, निबंध की तरह ये भी लिखा जाता है, आलेख भी निबंध की तरह लिखा जाता है, बस उसमें जो प्रस्तावना और जो दूसरी हेडिंग है वो नहीं डाली जाती। जिन बच्चों ने ये आलेख और फीचर पूछा था उन बच्चों को ये बात समझ में आ गई बच्चों? हेलो, 4 बच्चे, भाई अभी 4 बच्चे जुड़े हैं। चलिए बच्चे, अब आपको अब बस अब रियल टाइम अब हो रहा है आपका जुड़ने का। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको कहीं कुछ समस्या आती है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हैं, जाइए दूसरी क्लास अटेंड करिए।